बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री सेकंड ईयर, यूनिट नंबर 7। टॉपिक नंबर 3 है नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे रिसोर्सेज जहाँ से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हासिल कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। इसमें हमारे पास 4 नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेकंड वन इज coal, third one is natural gas, and fourth is petroleum. अब जो केमिस्ट्री सेकेंड ईयर है, इसमें जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो नहीं है नेचुरल रिसोर्सेज में, लेकिन कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम जो है ये 3 उसमें डिस्कस किए गए हैं। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं कि मिलियंस एंड ट्रिलियंस ईयर्स एगो, या 50 करोड़ साल पहले, या 500 मिलियन ईयर्स एगो, जब प्लांट्स जो है वो डेड होकर सेडिमेंट्री रॉक्स या ज़मीन की तह के नीचे धंसना शुरू हो गए, या उसके ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो है उनको, ये सारे के सारे प्लांट्स को जब सॉलिड फॉर्म में उसने कन्वर्ट कर दिया तो उनको क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोल। कोल कैसे बनता है? और coal is a blackish or yellow या dark blackish solid which can burn as a fossil fuel. अब हुआ क्या? About 500 million years ago, जमीन के ऊपर कोई बैरियर आया होगा तो जो वुड है, जिसमें प्लांट्स एंड ट्रीज हैं, अब इसमें क्या हुआ? एनारोबिक रिएक्शंस हुए, जिसमें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन थी या इन द एब्सेंस ऑफ एयर था, हाई प्रेशर जब और टेम्परेचर जब इसके ऊपर पड़ा। अब हाई प्रेशर कैसे? कि जब ये ज़मीन के ऊपर, ज़मीन की जो है वो लेयर्स होती हैं, जब ये ज़लज़ले वगैरह आते हैं तो इसकी डिफरेंट लेयर्स, जो प्लेट्स होती हैं, तो इसके ऊपर एक पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, तो इसके ऊपर पहली लेयर के ऊपर इसका ऊपर प्रेशर पड़ा तो वुड जो है वो कन्वर्ट हो गई हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से पीट में। अब पीट जो है वो और हाई प्रेशर नीचे, और अब ये सारा प्रोसेस जो है वो एक दिन में नहीं हो रहा, बल्कि कई हज़ार साल, कई सैकड़े साल या बहुत ज़्यादा अरसे के बाद ये कन्वर्ट किस में होना शुरू हो गया? आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने शुरू हो गई। जिस जिस तरह ये नीचे जाती जाएगी, इस तरह उसका प्रेशर और उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। हाई प्रेशर से पीट जो है वो लिग्नाइट में कन्वर्ट होगी। अब ये जो पीट है ना, पीट जो है ये कोल की ऑलमोस्ट फर्स्ट फॉर्म होती है। ये सॉफ्ट होती है और इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होती है वो कम होती है, 50 to 55% जो है इसके अंदर कार्बन है। अब जब ज़्यादा हाई प्रेशर और नीचे हुआ और नीचे का मतलब ये है कि
हाई प्रेशर बड़ा, प्रेशर ज़्यादा हुआ और नीचे को गया, तो लिग्नाइट जो है, पीट जो है किस में कन्वर्ट होगा, लिग्नाइट, इसमें 60 to 65% जो है वो कार्बन है। और ये जो सॉफ्ट है ये इससे थोड़ी सी हार्ड है और ये स्पॉन्जी होती है। स्पॉन्जी का मतलब ये इसके अंदर इस कोल के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और इसके बाद हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में लिग्नाइट जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, बिटुमिनस कोल में। अब ये बिटुमिनस कोल जो है इसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो तकरीबन 80 to 85% कार्बन की थी। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ रही है और जहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ती जाए उसको बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। अब कार्बोनाइजेशन इसकी हो रही है, तो ये स्पॉन्जी था, ये इससे थोड़ी सी हार्ड थी और इसके बाद फाइनली और ज़्यादा प्रेशर हुआ और यह ज़्यादा नीचे मूव करके अगर ये गई तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एंथ्रासाइड। अब एंथ्रासाइड में जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है वो तकरीबन 90 to 95% ऑफ कार्बन होती है। अब ये शाइनी हार्डेस्ट है, ये हार्ड है, हार्डेस्ट शाइनी है। अब शाइनी क्यों है और हार्डेस्ट क्यों है, क्योंकि ये प्योर कार्बन है और शाइनी इस वजह से है ड्यू टू हाई प्रेशर। जितनी नीचे गई उसमें प्रेशर की वजह से कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्लोज हो गए, करीब करीब आ गए और स्ट्रांगली बॉन्डिंग हो गए। स्ट्रांगली बॉन्डेड जब हुए तो ये जो है वो हार्ड होना शुरू हो गई, हार्डेस्ट हो गई और परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है इसके इंक्रीज होना शुरू हो गई। एक और बात है, अगर स्मोक की बात की जाए, स्मोक इसमें सबसे ज़्यादा होगी, इसमें कम होगी, इसमें और कम होगी, इसमें और कम होगी। स्मोक क्यों इसमें कम होगी, क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज ज़्यादा हैं, फिर इसमें कम है, फिर इसमें और कम है, फिर इसमें और कम है। अब क्या होता है कि हमने इसको अपने यूजेस के तौर पे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो कोक है, सॉरी कोल है, इससे हम हासिल करते हैं कोल से कोक, कोल टार, कोल गैस और अमोनिकल लिकर। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। हमारे पास इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कोल को फिल कर दिया, कोल, और इसको जब हमने इसकी करनी है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन। अब क्या होता है कि इस कोल को जब हम हीट करते हैं अबाउट 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसको जब हीट करते हैं तो होता क्या है, इसके साथ ये कैपिलरी ट्यूब्स लगी होती हैं और एक बीकर है जिसके अंदर वाटर है। अब क्या होता है कि जब इसको 500 to 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है, इसमें से कुछ वेपर्स जो हैं वो यहाँ से ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं और वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। अब वाटर अब्सॉर्ब कर लेता है और ये नीचे कंडेंस्ड फॉर्म में चले जाते हैं। अब ऐसे वेपर्स जो वाटर के अंदर कंडेंस्ड फॉर्म में है तो वो क्या बनाएगी, कोल टार। और दूसरे नंबर पे कुछ वेपर जो हैं वो इसके ऊपर ही, वाटर की लेयर के ऊपर ही रह जाएंगे और वो बनाएंगे अमोनिकल लिकर्स। और कुछ वेपर जो हैं वो इसके ऊपर भी नहीं बैठेंगे बल्कि इसमें से पास होकर कहाँ चले जाएंगे, बाहर को निकल जाएंगे, इसको बोलेंगे कोल गैस। अब ये 3-4 चीज़ें हमें मिल गई प्रोडक्ट में, बाय प्रोडक्ट में। अब ये जो इसका रिमेनिंग पार्ट रह गया जिसमें इम्प्योरिटीज़ भी रिमूव होगी, इसके अंदर जो बाकी कोल जो है वो बंद होने के बाद, इन द एब्सेंस ऑफ एयर की बात कर रहा हूँ, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कोक में।
अब ये डिफरेंट सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। जो सबसे पहला कोक है, इसके अंदर मीथेन गैस होती है CH4 और हाइड्रोजन गैस। जब इसको स्टीम करवाया जाता है, स्टीम इसके ऊपर फेंकी जाती है तो इसमें इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती हैं और कार्बन जो है उसमें वो CH4 की फॉर्म में मतलब मीथेन जनरेट करता है। और मीथेन जो है हम घरेलू तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, सुई गैसेस वगैरह ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अलावा कोल गैस जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है इसमें जो वेपर्स जो रह गए थे वो जनरेट करके देता है। और ये अमोनिया का लिकर जो है ये हमें फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल में आता है। और कोल टार जो है इससे बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड जनरेट होता है जिसमें फिनोल वगैरह है। और कोल टार में ये जो पेस्ट सा होता है इससे डाइज वगैरह या पेंटिंग के लिए ये कोल टार जो है डाइज वगैरह बनाने के लिए काम आता है। और इंसेक्टिसाइड्स या कीड़े मकोड़ों की स्प्रेज वगैरह करने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसका मतलब ये है कि एक कोल से हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसको लेबॉरेटरी के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं और इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन है CH4 की। तो इसका मतलब है जो मेन नेचुरल सोर्स था वो हमारे पास क्या है, कोल है। अब स्टूडेंट्स कोल के पाकिस्तान में तकरीबन 184 बिलियन टन्स जो हैं रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और इसकी डेवलपमेंट के लिए चाइना ने साहिवाल के करीब एक प्लांट लगाया है और इसकी डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। और दूसरे नंबर पे इसके जो यूजेस हैं ये एनर्जी जनरेशन या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होता है। और पाकिस्तान में 80% तक जो ये कोल है ये बेक ब्रेक्स के लिए इस्तेमाल होता है कि ईंटें पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। 80% तक ये जो भट्टे हैं ईंटें पकाने के लिए इसको इतना इस्तेमाल इसमें यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज इंशाअल्लाह ताला। और बाकी जो है नेचुरल गैस और पेट्रोलियम सॉलिड फॉर्म में कोल था, नेचुरल गैस फॉर्म में था और पेट्रोलियम जो है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास तीनों की तीनों फॉर्म में। स्टूडेंट्स अगर आपको ये टॉपिक की समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट हमारी वीडियो का और नेचुरल गैस का जो है वो वेट करें। इंशाअल्लाह ताला आपको कंसेप्ट के वाइज ये डिलीवर किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।